कहता है पोएट, फॉर नोट व्हेन इवनिंग शट्स अ सर्टेन मोमेंट कट्स। यहाँ पे अपनी लाइफ को पोएट कंपेयर करता है एक दिन के साथ। दिन शुरू होता है मॉर्निंग से, इवनिंग तक जाता है। बीच के टाइम में हम बहुत काम करते हैं, इवनिंग में थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद नाइट आ जाती है, आपका दिन उसके बाद खत्म हो जाता है। तो डे की इमेजरी लेता है पोएट, अपनी लाइफ को कंपेयर करता है एक दिन के साथ। कहता है, फॉर नोट व्हेन इवनिंग शट्स अ सर्टेन मोमेंट कट्स द डीड ऑफ। जब इवनिंग ढल जाती है, शाम आ जाती है, द डीड ऑफ, डीड होता है काम, थर्ड लाइन में देखो आप, द डीड ऑफ, काम जो है खत्म हो जाते हैं हमारे। ऑफ, ओ डबल एफ, क्यों ऑफ वर्ड यूज किया? क्योंकि जब शाम आ गई जीवन की, उस समय पे हमारा जो एनर्जी वाला जो फेज है वो थोड़ा कम हो जाता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाला फेज भी शायद कम हो जाता है। तो डीड ऑफ, हमारे जीवन के जो काम हैं वो कम हो जाते हैं। और अब सेकंड लाइन पे आओ, अ सर्टेन मोमेंट कट्स, और ऐसे क्षण, ऐसे पल आते हैं जो कि उस दिन को, उस चीज को कट कर देते हैं। कहने का मतलब कि कट ऑफ द डे, कट ऑफ रूटीन मंडेन लाइफ जो अब तक आप लीड कर रहे थे व्हेन यू वर यंग। जब तक आप यंग थे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व्ड जीवन आप जीते हो, लेकिन एक ऐसा सर्टेन मोमेंट आता है लाइफ का, ऐसा फेज आता है, इवनिंग आती है लाइफ में, जब ये सब चीजें कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। वहां से आपके डीड ऑफ हो जाते हैं, दूसरा फेज आपका स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? कॉल्स द ग्लोरी फ्रॉम द ग्रे, GREY, ग्रे वर्ड रेफर्स टू द ओल्ड एज। कहते हैं जब हम ओल्ड एज में होते हैं तो वहां पर डीड ऑफ हो जाते हैं, ग्लोरी सामने आती है। ग्लोरी होती है शोभा। यहाँ पर है जितना भी आपने जीवन से गेन किया अनुभव के रूप में, मैच्योरिटी रूपी जो ग्रेस है, आपकी पर्सनैलिटी की जो ग्रेसफुल एलिमेंट्स हैं, वो हमें महसूस होने लगते हैं। अ विस्पर फ्रॉम द वेस्ट, विस्पर होती है फुसफुसाहट, वेस्ट इंडिकेट करता है सूरज के अस्त होने को। इमेजरी लेकर के पोएट ने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आपका जो जीवन का संध्या काल है ना, वो आ चुका है बुढ़ापे के रूप में। उसमें आपके काम कम हैं, उसमें आपकी एनर्जीज कम हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आपका पोटेंशियल कम है। आपका पोटेंशियल अब किस में बदल गया? आपकी ग्लोरी में बदल गया, आपकी ग्रेसफुल एग्जिस्टेंस में बदल गया है, आपकी मैच्योरिटी, आपके अनुभव में बदल गया। और जब ये फेज आता है इवनिंग का लाइफ में, तो अ विस्पर फ्रॉम द वेस्ट शूट्स। क्या विस्पर शूट करता है? वेस्ट दिशा से। कहने का मतलब हमें ऐसा महसूस होता है, ऐसा आभास होता है। कैसा? एड कि मानो हमसे कोई कह रहा हो, हमारा अनुभव हमसे कह रहा हो, एड दिस टू द रेस्ट, टेक इट, ट्राई इट्स वर्थ। वही बात है जो पिछले स्टैंजाज में पोएट ने कही है, अलग शब्दों में कही है। कहता है एड दिस टू द रेस्ट, जितना भी आपका काम था यंग एज में, बुढ़ापे में हमारा अनुभव हमसे ये उम्मीद रखता है कि हम इस सब को एड दिस टू द रेस्ट, पूरे जीवन का जितना भी हमारा काम है, गेन है, लॉस है, उसको हम इकट्ठा करें। टेक इट से मतलब है एक्सेप्ट। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं लाइफ में, मोमेंट्स होते हैं, लाइफ जैसी बीतती है ना, हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। और ये मेन रीजन है कि क्यों हम डिस्टर्ब्ड रहते हैं, क्यों हमें बेचैनी रहती है। कहता है एड दिस टू द रेस्ट, जितना भी आपका लाइफ गया है इसको एज ए होल आप समग्र तौर पर इकट्ठा रखो। टेक इट, एक्सेप्ट करो, ट्राई इट्स वर्थ, और इसकी योग्यता को, अयोग्यता, आपकी लाइफ का जो गेन है या लॉस है, कल भी यही एक स्टैंजा में हमने पढ़ा था। कहता है इसको जानने की, ट्राई करने की कोशिश करो। हियर डाइज अनदर डे, आपके जीवन का एक और पड़ाव पार
हो गया। आप अपने जीवन में और थोड़ा सा आगे बढ़ गए हो और अब इस पड़ाव में आपके साथ आपके डीड ऑफ हो गए हैं, लेकिन आपकी ग्लोरी है और वो ग्लोरी आपको कह रही है कि सारे जीवन के जितने भी काम हैं या जितनी भी घटनाएं हैं या उनके जितने भी रिजल्ट्स हैं उनको आप एक्सेप्ट करो और उनकी वैल्यू को पहचानने की कोशिश करो। एक रिफ्लेक्शन वर्ड होता है, जितना भी काम होना था हो चुका, बीम ऑफ लाइट जो आनी थी वो हो चुकी, एनर्जी से जितना आपने काम किया अब उसको माइंड में थॉटफुल एक एनालिसिस देने की बात पोएट यहाँ पे करता है। आगे कहता है सो स्टिल विद इन दिस लाइफ दो लिफ्टेड ओवर इट्स स्ट्राइफ। जो फर्स्ट इससे पहले स्टेंजा में हमने पढ़ा ना वही बात दोबारा से आ गई है। कहते स्टिल विद इन दिस लाइफ रेफर्स टू ओल्ड एज। कहते इस जीवन में भी दो लिफ्टेड ओवर इट्स स्ट्राइफ होती है स्ट्रगल, लिफ्टेड ओवर ऊपर उठना। जीवन के संघर्षों से तो मैं ऊपर उठ गया हूं, जितने भी संघर्ष थे ना मेरे जीवन में कहीं ना कहीं अब वो नलीफाई हो गए हैं, कहीं ना कहीं मॉडरेट हो गए हैं, सोबर हो गए हैं। मैं इन संघर्षों से ऊपर उठ गया हूं। लेट मी डिसर्न टू सी क्लियरली, टू अंडरस्टैंड क्लियरली। कहता अब मुझे आराम से देखने दो, सारी चीजें समझने दो, कंपेयर तुलना करने दो अपने जीवन में गुड की बैड की। प्रोनाउंस एट लास्ट, प्रोनाउंस होता है घोषणा करना, प्रोनाउंस एट लास्ट। मैं मेरे जीवन की घोषणा करूंगा, मैं मेरा जीवन बताऊंगा, अच्छा बीता बुरा बीता, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, कहाँ मैं गलत था कहाँ नहीं। अब मैं उतनी पावरफुल ग्लोरीफाइड मैच्योर अवस्था में मैं पहुंच गया हूं। प्रोनाउंस एट लास्ट दिस रेज वॉज राइट। क्या प्रोनाउंस करूंगा वो आगे बताता है, नेक्स्ट लाइन में बताता है। दिस रेज स्पार्क कह लो, दिस रेज वॉज राइट इन द मेन दैट एक्विसेंस वेन। इन द मेन मतलब इन द मेन लाइफ, इन द होल लाइफ, in the whole of my life this raise in me was right, meaning thereby these I will be able to understand what type of energies I used to have in the right direction in my life. एनर्जीज में बहुत सारे काम होते हैं ना, सारे सही नहीं होते, लेकिन कहता है अब मैं इस एज में पहुंचा हूं, इतना मैच्योर हो गया हूं, मुझे अब समझ में आता है कि कौन सी एनर्जेटिक या कौन से मैंने अपने काम करे जीवन में जो कि सही थे। दैट एक्विसेंस होता है एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग, पैसिव एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग। कई बार क्या होता है ना, हम लोग चलते चले जाते हैं विदाउट क्वेश्चनिंग कह लो या विदाउट ट्राइंग, जैसा जीवन आता है चलता चला जाता है। कहता है बहुत जगह मैंने ये महसूस किया कि मेरी पैसिव एक्सेप्टेंस जो थी ना बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारी बातों के लिए, वो व्यर्थ थी। यानी मेरे जीवन के डूज और डोंट्स जो है ना मुझे अब समझ में आ रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए था और क्या मैंने किया, ये बात मुझे अब समझ आ रही है। द फ्यूचर आई मे फेस नाउ आई हैव प्रूव्ड द पास्ट। कहते मेरा प्रेजेंट क्या है, ओल्ड एज मेरा प्रेजेंट है। आई हैव प्रूव्ड द पास्ट, पास्ट में जो मैंने करना था मैं कर चुका हूं, प्रूव कर दिया, जैसा भी था जो भी था मैंने अपने आप को अपने कामों से साबित करने की कोशिश की। फ्यूचर आई मे फेस नाउ, और जो मैंने काम किए पास्ट में मैं ये समझ सकता हूँ, प्रेजेंट में मैं ये समझ सकता हूँ कि मुझे उन्हीं के आधार पर निर्मित फ्यूचर को निश्चय ही फेस करना है। अब मैं एक ऐसे मुकाम पर हूं जहां से मुझे अपना पास्ट भी क्लियर नजर आता है, क्या सही था मेरे पास्ट में, क्या सही हो सकता था और शायद सही नहीं हो पाया, वो भी मुझे क्लियर नजर आता है। और मुझे यहाँ से अपना फ्यूचर भी कहीं ना कहीं क्लियर आभास होता है कि मैं किस तरह का फ्यूचर फेस करने वाला हूं। आगे कहता है फॉर मोर इज नॉट रिजर्व्ड टू मैन। इससे ज्यादा, फॉर क्योंकि, मोर इज नॉट रिजर्व्ड टू मैन,
इससे ज़्यादा मेरे जीवन में और कुछ रिजर्व नहीं है मेरे लिए। जो भी मैंने लाइफ अपनी यंग एज में एनर्जेटिक होकर के बितानी थी बिता ली। जितना अनुभव मैंने गेन करना था वो मैंने गेन कर लिया। अब मैं कहाँ पे हूँ? एक न्यूट्रल अवस्था में हूँ। यहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग यू कैन से कंप्लीटली डेवलप्ड है। मोर इज नॉट रिजर्व। बहुत कुछ अलग से घटित नहीं होने वाला। जैसे बच्चा होता है ना छोटा, हर दिन उसके लिए नया होता है। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वो न्यूनेस थोड़ी कम होने लगती है। आपके जिस स्टेज पे आप हो उसमें भी न्यूनेस है। कहाँ पे आपकी अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं आपकी लाइफ के जो खुलने बाकी हैं कि कहाँ नौकरी लगेगी, किस तरह की परसेंटेज बनेगी, क्या नेट क्लियर होगा या नहीं होगा, बहुत सारी चीजें हैं ना। लेकिन कहता है मेरे लिए मोर इज नॉट रिजर्व्ड। बहुत कुछ अब मेरे लाइफ में तब्दीली नहीं आनी है। टू मैन विद सोल जस्ट नाउड। जस्ट नाउड, नाउड यहाँ पे मीनिंग लिया है कि कॉन्शियस और यू कैन से एक्सपीरियंस्ड, कि मुझे अब ज्ञान हो चुका है। मैं अब अपने बारे में कॉन्शियस हो चुका हूं। मैं स्वयं को देख सकता हूं। टू एक्ट टुमारो व्हाट ही लर्न्स टुडे। जो मैं आज सीख रहा हूं उसी के आधार पे मैं टुमारो, आने वाला जो मेरा फ्यूचर है उसी के आधार पर मैं बिताऊंगा। हियर, हियर मतलब इस संसार में। वर्क एनफ, आपको क्या करना है, ये यहाँ पे पोएट जो है रवि के माध्यम से इन लाइंस में जो भी हम पढ़ेंगे इसमें आपको एक लाइफ प्रिंसिपल आपको देता है और बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया प्रिंसिपल देता है जो हमें वास्तव में करना चाहिए। क्या कहता है? कहता है हियर, इस संसार में हमें जीवन को कैसे जीना चाहिए बताता है। कहता है वर्क एनफ टू वॉच द मास्टर वर्क। काम करो कर्मयोगी। कहता है वर्क एनफ, बैठने के लेथार्जिक होके बैठने के लिए नहीं कहता। हालांकि भगवान पे बहुत भरोसा है ब्राउनिंग को, लेकिन वो ये नहीं कहता कि आप काम मत करो। कहता है वर्क एनफ टू वॉच द मास्टर वर्क। और जो क्रिएटर की छाप है ना हर चीज में, उसको दे। मास्टर वर्क, डा टी कैपिटल है, मास्टर एम कैपिटल है। कहता है जो मालिक काम कर रहा है ऊपर बैठ करके हम सब के लिए, उस वर्क को पहचानने की कोशिश करो। कैच, समझना इस लाइन को। कहता है कैच हिंट्स ऑफ द प्रॉपर क्राफ्ट। क्राफ्ट होता है बुनना। यहाँ पे क्या प्रॉपर क्राफ्ट से मतलब है परफेक्ट लाइफ, और यू कैन से परफेक्ट से बेटर वर्ड है राइट वे ऑफ लिविंग। कहता है कैच हिंट्स ऑफ प्रॉपर क्राफ्ट, हाउ वी कैन लिव in a right manner when we are in this world. You should try to understand that. और वो अंडरस्टैंडिंग कब होगी? जब आप वर्क एनफ करोगे, जब आप सही काम करोगे, तब आपको समझ आएगा कि प्रॉपर क्राफ्ट क्या है। लाइफ इज एन आर्ट, और उस आर्ट को किस तरह से हमने जीना है इस संसार में रहते हुए। ट्रिक्स ऑफ द टूल्स ट्रू प्ले। हाँ, टूल होता है गिफ्ट। टूल वैसे तो वो साधन होता है, यंत्र होता है। यहाँ मतलब है जो भगवान ने हमें टूल दिए हैं, मतलब भगवान ने जो हमें कैपेसिटीज दी हैं, एबिलिटीज दी हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ जरूर एबिलिटी है। कहते हैं ट्रिक्स ऑफ द टूल्स ट्रू प्ले। ट्रू प्ले यूज, सही इस्तेमाल। उन ट्रिक्स, उनको हमें ट्रिक्स आनी चाहिए अपने गिफ्ट्स को सही यूज करने की। ये ना हो कि जीवन खत्म हो गया और गिफ्ट्स भी खत्म हो गए, ना तो हमें ये पता चला हमारे अंदर क्या काबिलियत थी, ना ही हमने वर्क एनफ किया, तो ना हम अपने गिफ्ट्स को पहचान पाए, ना वर्क एनफ करके हम भगवान के काम को पहचान पाए या अप्रिशिएट कर पाए। तो कहता है कि यू शुड वर्क एनफ व्हेन यू आर इन दिस वर्ल्ड। ओनली विद योर वर्क यू विल बी एबल टू सी द वर्क ऑफ गॉड और कैन से क्रिएटर। भगवान के काम को आप तभी देख पाओगे जब आप अपने रोल को सही ढंग से निभाते हो, जो भी रोल आपका लाइफ में चल रहा है। जितनी आपकी एबिलिटीज हैं उनको ट्रू प्ले अच्छे से आप इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए, और कोशिश करो प्रॉपर क्राफ्ट के हिंट को पहचानने की, राइट लिविंग के हिंट्स को पहचानने की आपको कोशिश करनी चाहिए व्हेन यू आर लिविंग इन दिस ऑन दिस अर्थ। आगे कहते हैं एज इट वॉज बेटर यूथ शुड स्ट्राइव। इट वॉज बेटर, अच्छी व्यवस्था क्या है जीवन में, कैसा होना चाहिए जीवन में आपके,
कहता है यूथ शुड स्ट्राइव थ्रू एक्ट्स अनकाउथ। अनकाउथ होता है इनडिसाइसिव। कुछ ह्यूमन बींग्स को लगता है ना हम बहुत समझदार हैं, और वाइस वर्सा कुछ ह्यूमन बींग्स को लगता है कि हम तो समझदार ही नहीं है, मैं जो करता हूँ वो हमेशा गलत ही हो जाता है, उल्टा ही हो जाता है। बहुत बार हम इसलिए डिसीजन ही नहीं लेते कि जो डिसीजन लेंगे ना पक्का वो कुछ ना कुछ बाद में आफ्टर इफेक्ट्स कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिव डालेगा, और हम उसको आगे सरका देते हैं टाइम को कि हमें डिसीजन ना लेना पड़े। तो दोनों तरह के ह्यूमन बींग्स धरती पे हैं। कुछ में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, व्हाट दे आर डूइंग एवरी टाइम दैट इज राइट। कुछ थोड़ा सा सबड्यूड है, उनको ये लगता है कि चाहे वो सही डिसीजन भी ले रहे हैं लेकिन उनको ये फीलिंग आती है कि नहीं ये डिसीजन शायद सही नहीं है। वही बात पोएट कहता है इन लाइन्स में, दोबारा रीड करती हूँ। एज इट वॉज बेटर, इट वॉज बेटर से कहता है पोएट कि क्या अच्छा रहता जीवन में, कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करता है कि जो जीवन चल रहा है उसकी बजाय क्या बेहतर होता। अब इस लाइन को पढ़ो, यूथ शुड स्ट्राइव। जब हम यंग हैं तब हम स्ट्रगल करते रहें। शुड स्ट्राइव कहा है पोएट ने कि हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए थ्रू एक्ट्स, अपने एक्ट्स के माध्यम से। सिर्फ ये नहीं कि माइंड में स्ट्रगल करते रह रहे हो, सोचते ज्यादा हो और एक्ट कम करते हो, एक्शन कम करते हो। कहता नहीं, थ्रू एक्ट्स, अपने एक्शन के माध्यम से आपको स्ट्रगल करनी है। अनकाउथ, इनडिसाइसिव, बहुत सारे एक्ट्स ऐसे होंगे, बहुत सारे एक्शंस ऐसे होंगे जिनका जो इनडिसाइसिव भी होंगे। फॉर श्योर आप ये नहीं कह पाओगे कि इसका रिजल्ट अच्छा ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप एक्ट करना छोड़ दो। आपको एक्ट करना है व्हेन यू आर यंग। क्यों एक्ट करना है? टुवर्ड्स मेकिंग, तभी आप क्रिएट कर पाओगे। भगवान के एट पार तभी हो पाओगे जब आप एक्ट करोगे। टुवर्ड्स मेकिंग, देन रिपोज ऑन ऑट फाउंड मेड। ऑट होता है एनीथिंग, AUGHT, एनीथिंग से मतलब है कोई भी रैंडम पोजेशन आपको मिल गया। फाउंड मेड, ऑलरेडी रेडीमेड। दोबारा इस लाइन को पढ़ो, टुवर्ड्स मेकिंग, देन कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन करा, कंपैरेटिव डिग्री नहीं, कंपैरिजन करा है। कहते हैं कि आपको क्या काम नहीं करना, रिपोज होता है रेस्ट करना। आपको जो रेडीमेड मिला है ना कुछ भी रैंडम लाइफ में, उससे संतुष्ट नहीं होना, बल्कि तुलनात्मक करके कहता है पोएट आपको एक्ट करना है, चाहे वो एक्ट इनडिसाइसिव हो। टुवर्ड्स मेकिंग, अपना क्रिएट करना है। जब आप इस संसार में हो तब आपको अपना क्रिएट करना है। यू शुड एक्ट टुवर्ड्स मेकिंग। यूं लेथार्जिक होके जो मिल गया उसमें संतुष्ट नहीं होना, कॉम्प्लेसेंट नहीं होना। सो बेटर एज एग्जेम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइफ। और कहते हैं क्या अच्छा होता, ये तो फर्स्ट तीन लाइन में इस स्टैंजा की पोएट यूथ के लिए बताता है कि काम करो, चाहे आप डिसाइसिव नहीं हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है, स्टिल आपको काम करना है, संघर्ष करना है। उसके बाद आप ओल्ड एज में आ जाओगे, तब आपने क्या करना है, एग्जम्प्ट होता है, क्या कहेंगे उसको, एग्जम्प्ट करना, यानी कि उसको फ्री कर देना, उसको शामिल ना करना। एग्जम्प्ट फ्रॉम स्ट्राइफ, ओल्ड एज को आपने एग्जम्प्ट कर देना है संघर्षों से। ये नहीं कि ओल्ड एज में भी आप संघर्ष करते जा रहे हो। जो संघर्ष करने का काम है वो कहता है कि यंग एज का है। ओल्ड एज में बताते हैं शुड नो, ओल्ड एज में तो आपको जानकारी, आपकी मैच्योरिटी मैटर करेगी। ये नहीं कि मैटेरियलिस्टिक परस्यूट्स में ओल्ड एज में भी आप उलझे ही रहो, दैट इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग। यू शुड नो देन टेम्प्ट, अंडरलाइन कर लो, ओल्ड एज में शुड नो देन टेम्प्ट। लालची नहीं बनना, मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स के लिए लालची नहीं बनना, टेम्पटेशन नहीं होनी चाहिए ओल्ड एज में। वहां पर जानकारी होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो जीवन का क्षण भंगुर एक अस्तित्व है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। और जब हमें इस चीज की का रियलाइजेशन हो जाता है ना कि एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड, तब हमारी मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स के लिए जो एक भागदौड़ है, मैड रेस है, वो टेम्पटेशन अपने आप ही खत्म हो जाती है। देन टेम्प्ट फर्दर, और ज्यादा लालच नहीं करना। यंग एज में तो आपने क्या करना है, काम करना है,
चाहे वो मेटेरियलिस्टिक परस्यूट्स के लिए ही क्यों ना है, कि आपको काम करना है। ओल्ड एज में आपको अनुभव मैच्योरिटी के साथ ग्रेसफुली लाइफ को लीड करना है विदाउट टेम्पटेशन। दाउ वेटेस्ट एज वेट डेथ नोर बी अफ्रेड। ओल्ड एज को उसने क्या कहा है, एज, वेटिंग एज कहा है, इंतजार लिखा है ओल्ड एज के लिए। कहता है वेट डेथ नोर बी अफ्रेड। अपनी मृत्यु का तुम इवनिंग में हो, शाम का समय आ चुका है तुम्हारे जीवन में, रात होने की प्रतीक्षा बड़े आराम से करो। वेट डेथ नोर बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो एक पूरा सर्कल है लाइफ का। जब इवनिंग, जैसे दिन खत्म होता है ना, हर सुबह रात में खत्म होती है, और हर सुबह को पता होता है कि उसका अंत रात ही होगा। हर तारीख को पता होता है कि अगले दिन वो नहीं रहेगी। परंतु ये जो साइकिल है लाइफ का, कह लो प्रकृति का, ये सिस्टम चलता रहता है। और कहता है इसी तरह से बहुत ही नेचुरली हमें भी अपनी लाइफ को एक्सेप्ट करना है। जिस दिन हम पैदा होते हैं हमें पता होता है कि हमें मरना है। जब हमें इतना यूनिवर्सल ट्रुथ पता है तो इसको आपने एक्सेप्ट करना है, नोर बी अफ्रेड। और बिल्कुल भी डरने घबराने की कोई बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं, एनफ नाउ इफ द राइट एंड गुड एंड इनफाइनाइट बी नेम्ड हियर, हियर HERE, हियर। थर्ड लाइन में वर्ड है HERE, हियर। हियर रेफर्स टू ओल्ड एज। कहते हैं मैं कहाँ खड़ा हूँ, ओल्ड एज में खड़ा हूँ। ठीक है, और इस ओल्ड एज में आपने क्या करना है, राइट, गुड, 3 एडजेक्टिव हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है लिमिटलेस, जो सही है, जो अच्छा है, जो लिमिटलेस है, उन सबको आपने नेम करना है, आइडेंटिफाई करना है, क्लियरली आइडेंटिफाई करना है। ओल्ड एज यंग एज से कंट्रास्ट में, यंग एज में सारी चीजें कंफ्यूज्ड, मिली हुई शायद होती हैं, हम इतना क्लियरली आइडेंटिफाई करने में सक्षम नहीं होते। लेकिन अब क्या कहता है, कहता है हियर, ओल्ड एज में राइट क्या है, गुड क्या है, लिमिटलेस क्या है, इन सब को आइडेंटिफाई करना है। इन सब के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर आपने पूरी सिंसियरिटी से अपनी यंग एज में सही किया गलत किया, वो तो जजमेंट बाद में होगी। अगर आपने पूरी सिंसियरिटी से अपनी ड्यूटीज की हैं, चाहे वो सही हुई गलत हुई, देन यू विल बी मैच्योर एनफ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गुड, व्हाट इज राइट, व्हाट इज इनफाइनाइट। एनफ नाउ, शुरू के 2 शब्द, एनफ नाउ, बहुत हो चुका। उसके बाद ये जस्ट एक एक्सप्रेशन से वो कहता है एनफ नाउ इफ द राइट गुड इनफाइनाइट बी नेम्ड हियर एज दाउ कैलेस्ट ताई हैंड दाइन टू ओन। बी नेम्ड हियर का मतलब है कि ओल्ड एज में सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। कैसी क्लियर होनी चाहिए, उतनी ही क्लैरिटी आपको होनी चाहिए जैसे आप अपने हाथ को कह सकते हो ना श्योरिटी से कि ये मेरा ही हाथ है, किसी और का नहीं है। जितने आप श्योर होते हो उतना ही श्योर आपको होना चाहिए, हो जाना चाहिए जब तक आप मैच्योर अवस्था में आते हो। वहां पे कंफ्यूजन अगर आपको है, दैट मीन्स यू हैव नॉट स्पेंट योर यंग एज विद एज अ सिंसियर ह्यूमन बीइंग। और अगर आप सिंसियर ह्यूमन बीइंग की तरह काम करते रहे हो थ्रू आउट योर यंग एज, देन यू विल बी क्लियर अबाउट सो मेनी थिंग्स, जस्ट एज कि आप अपने हाथ को अपना कह सको, उतनी क्लैरिटी आपके माइंड में बन जाएगी। विद नॉलेज एब्सोल्यूट, जिसको कोई चुनौती ना दे सके ऐसी नॉलेज आपके पास होगी। सब्जेक्ट टू नो डिस्प्यूट, इतना अनुभव होगा, इतना ज्ञान होगा आपके पास कि उसमें कोई विवाद की तो संभावना ही नहीं होगी। फ्रॉम फूल्स दैट क्राउडेड यूथ नोर लेट दी फूल फील अलोन। कहते हैं, अब फिर से कंपेयर करता है यंग एज को और ओल्ड एज को। Fools that crowded youth. Fools here refers to immature ideas, foolish ideas, doubts, you can say, confusions. कहते हैं यंग एज में भीड़, क्राउडेड, हम लोग भरे होते हैं बहुत सारे फुलिश नोशंस से, बहुत सारी गलतियां इसलिए हमसे होती हैं, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हमें होते हैं। लेकिन
इसी के साथ वाले फ्रेज में क्या कहता है नोर लेट दी मतलब ओल्ड एज, नोर लेट दी फील अलोन। लेकिन ओल्ड एज में तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ ये सब कंफ्यूजन नहीं, तुम्हारे साथ क्या ये सब मैच्योरिटी नॉलेज है तुम्हारे पास, अनडिस्प्यूटेड नॉलेज तुम्हारे पास होगी जब तुम ओल्ड एज में आ जाओगे। इन कंपैरिजन टू द यंग एज व्हेन वी आर कंपेल्ड टू बिहेव लाइक अ फुलिश पर्सन बिकॉज ऑफ सो मैनी इनडिसाइसिव नोशंस और इनडिसाइसिव एक्ट्स। बहुत सारी बातें होती हैं, कंफ्यूजन्स होते हैं यंग एज में, लेकिन कहता है ओल्ड एज में तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा और तुम्हारी नॉलेज एब्सोल्यूट होगी। आगे कहता है बी देयर फॉर वंस एंड ऑल, बी देयर रिलैक्स करो, ओल्ड एज में हो ना, बी देयर रहो, शांति से आराम से रहो, बी देयर फॉर वंस एंड ऑल, एक बात के लिए कह लो या सारा जो भी जीवन आराम से। कहता है मतलब यहाँ पे थ्रू आउट द पोएम व्हाट द पोएट इज एक्सपेक्टिंग दैट पीपल शुड एक्सेप्ट देयर ओल्ड एज ग्रेसफुली। ओल्ड एज को बहुत ग्रेसफुली उनको एक्सेप्ट करना है। पेड़ पे जैसे पत्ता उगता है और अंत में वो गिर जाता है, कहता है हर प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं, क्रीचर्स, ट्रीज, जो भी है, उन सब का एक निश्चित पाथ है। उसी तरह से हमारे जीवन का एक निश्चित सर्कल है कि हम जन्म लेते हैं बच्चे से, फिर हम जवानी में आते हैं, जवानी से बुढ़ापे में। तो कहते हैं बुढ़ापे में आपको क्रिब नहीं करना है, यू मस्ट एक्सेप्ट योर एज, बी देयर फॉर वंस एंड ऑल, सब चीजों को लेकर के शांति से पीसफुली आप रहो। सिवर्ड होता है अलग करना, ग्रेट माइंड्स फ्रॉम स्मॉल, छोटी छोटी बातों से अपने आप को खींच करके ग्रेट माइंड्स, मैच्योर माइंड्स के साथ, एक मैच्योरिटी के साथ आप रहो। अनाउंस्ड टू ईच हिज स्टेशन इन द पास्ट अगेन रेफर्स टू यंग एज, ईच स्टेशन आपके पास्ट में जो भी पड़ाव आया, अनाउंस उसके बारे में आप जजमेंट करते हो, उसके बारे में बताते हो। क्या वही जो कई बार आ चुकी है ये बात कि जो भी हमने पास्ट में डीड की है, काम किया है, उसको हम ओल्ड एज में प्रोनाउंस कर सकते हैं, अच्छा था, बुरा था, या हमने गेन किया या हमने लॉस किया, वो सारी बातें हम अब बता सकते हैं। उसी बात को दोबारा से कहता है, इस स्टेंजा में कुछ भी नया नहीं है। कहता है वॉज आई द वर्ल्ड अरेंज्ड क्रिटिसाइज करना, कहता मैं वो था जिसको संसार क्रिटिसाइज करता था। आज के दिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरी कोई बुराई नहीं करता। दिस इज द कॉमन प्रेडिकामेंट ऑफ एवरी पर्सन। हर व्यक्ति की कहीं ना कहीं बुराई, कहीं ना कहीं उसमें कमियां कोई ना कोई जरूर ढूंढता है। कहता मैं वही था जिसको संसार द वर्ल्ड अराउंड क्रिटिसाइज करता था। वर दे मतलब और लोग, आई मतलब मैं, दे दूसरे लोग, वर दे माई सोल डिसडेन्ड, और ना ही आप ये कह सकते हो कि मैंने इस संसार में कभी किसी से घृणा नहीं करी, कभी किसी से द्वेष नहीं रखा, कभी किसी की बुराई नहीं की, ऐसा नहीं हो सकता। कहता मेरी बुराई इस संसार ने की। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मेरी आत्मा ने डिसडेन, घृणा से देखा, जिनको मैं पसंद नहीं करता था। बहुत लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, मैं बहुतों को पसंद नहीं करता था। राइट? क्या ये सब सही था? जज कर रहे हैं ना, मैच्योर हो चुका है, बहुत सारी झगड़े लड़ाइयां बाद में समझ आता है इतना कोई बड़ा पॉइंट ही नहीं था, इतना सब हम लड़े उस बात के लिए। कहता राइट, ये ठीक था क्या? लेट एज स्पीक द ट्रूथ, अंडरलाइन करो इस लाइन को, लेट एज स्पीक द ट्रूथ। एज को सच्चाई बोलने दो, क्योंकि समझ आ चुकी है ना, मैच्योरिटी आ चुकी है। नाउ वी कैन रिलाई, जो भी वो अनाउंस करे उस पर हम रिलाई कर सकते हैं। गिव अस पीस एट लास्ट। और जितनी भी ये नोट्स है ना, संसार को क्रिटिसाइज करना, या उसने मेरे बारे में ये कह दिया, या और भी बहुत सी टिट बिट छोटी बड़ी बातें जिसमें हम सारी उम्र उलझे ही रहते हैं। इनफैक्ट हमारा लाइफ की ब्यूटी ही उसमें खत्म हो जाती है, क्योंकि हर दिन 10 नेगेटिव जो वाइब्स हैं वो कहीं ना कहीं हम फील करते हैं, और जो हमारी एक गुड फीलिंग खुद से जो जनरेट हो रही है, गुड फीलिंग अपने लिए, वो हमारी दब जाती है।
दूसरों को ज्यादा महत्व देते हैं, अपने से ज्यादा दूसरों के ओपिनियन को। तो कहते हैं गिव अस पीस एट लास्ट। अब मुझे सच्चाई समझ आ चुकी है, शांति से आराम से रहो। फर्स्ट 2 वर्ड से जोड़ो, बी देयर। ओल्ड एज में आराम से शांति से आप रहो। नाउ ये स्टेंजा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। क्या कहते हैं? कहते हैं नाउ हु शैल आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट करना होता है डिसाइड करना, सुलझान करवाना किसी का। कहते हैं कौन फैसला करेगा? किसी व्यक्ति को मैंगो पसंद है और दूसरे को पसंद नहीं है, न्यूट्रली कौन बताएगा कि मैंगो अच्छा है या नहीं है? जिसको पसंद है उसके लिए तो अच्छा है, जिसको नहीं पसंद उसके लिए बुरा है। तो कहते हैं हु शैल आर्बिट्रेट। इस बात का निपटारा कौन करेगा? जीवन में ऐसी सैकड़ों बातें हैं जो कि सब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव नहीं है। 10 men love what I hate। 10 लोगों को वो चीज पसंद है जिससे मैं घृणा करता हूं। शन what I follow। और जिस चीज को मैं फॉलो करता हूं, शन होता है छोड़ना। बहुत सारे लोग उसको पसंद नहीं करते। स्लाइट what I receive। रिसीव होता है प्राप्त करना। इस जीवन की यात्रा में जो भी प्राइज, जो भी सम्मान, इज्जत या जो भी मंजिलें मैंने प्राप्त की हैं, स्लाइट होता है हल्का। दूसरे लोग उसको हल्के में लेते हैं। जहां मैं सोचता हूं मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, प्रशंसा नहीं मिलती। जहां मुझे लगता है मुझे कोऑपरेशन मिलनी चाहिए थी मेरे घर के लोगों से या मेरा जो भी साथी लोग हैं उनसे, वहां मुझे नहीं मिलती। बहुत बार ऐसा होता है मैंने जो मैंने अचीवमेंट्स ली हैं उनको भी लोग स्लाइट लोअर कर देते हैं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 10 हु इन ईयर्स एंड आईज मैच मी। कहते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग दूसरे से मैच करता है। सभी तो मेरे जैसे हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, सब तो मेरे जैसे हैं, फिर मेरे जैसे क्यों नहीं सोचते? 10 हु इन ईयर्स एंड आईज मैच मी। बिल्कुल मेरे जैसे हैं, सारी चीजें वही हैं, वही हाथ हैं, वही कान है, सब चीजें वैसी हैं। वी ऑल सरमाइज गेस करना, सोचना। सबकी सोच अलग अलग है, सबका ओपिनियन डिफर करता है। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एवरीवन थिंक्स डिफरेंटली। लास्ट लाइन में कहते हैं दे दिस थिंग आई दैट। वी ऑल सरमाइज दे दिस थिंग आई दैट। वो यानी अदर पीपल किसी और चीज को परस्यू करना चाहते हैं, फॉलो करना चाहते हैं, लाइक करते हैं। आई दिस दैट, मैं किसी और राह पे हूं, मेरे रास्ते अलग हैं, उनके अलग हैं। Whom shall my soul believe। किस चीज को मेरी आत्मा या मेरी इंस्टिंक्ट बिलीव करे, ये बताना बहुत मुश्किल है। Because there are many ways to live a life। Who shall arbitrate कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। जिस चीज को मैं लाइक नहीं करता, बहुत लोग उस चीज को लाइक करते हैं, और बहुत लोग जिस चीज को लाइक नहीं करते उस चीज को मैं या मेरे जैसे बहुत लोग लाइक करते हैं। सो हु विल टेल व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग? दिस इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस दैट वी एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ, एंड वी हैव टू लिव with this difference of opinions, though the fact is that we are biologically more or less same। God has created us same बनाया है भगवान ने सब इंसानों को, उसी तरह से बायोलॉजिकल फीचर्स दिए हैं, लेकिन सभी का इंस्टिंक्ट, सभी का माइंड डिफरेंट डायरेक्शन में काम करता है। एंड नो वन इज देयर टू टेल who is doing right and who is on the wrong track। This is nothing but the difference of opinions।